So welcome student to the part 1 of the 2025 7th April JEE Mains paper of evening shift. Just like we have discussed in the 8th April evening shift paper in the 5 parts, we are going to discuss this paper also in the 5 parts of 5 question each. So without wasting much time, let's start this session. तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है let f of x equal to r be a polynomial function of degree 4 having extreme values at x equal to 4 x equal to 5. Obviously जैसे ही हम अपना सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे तो हमें वहां से मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन डिपेंड करेगी, वो तो आगे हम चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन से, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम हो जो मिनिमम हमें सिंगल डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। एंड इफ लिमिट f of x upon x square is equal to 5 then f of 2 is equal to, देखो सबसे पहली बात तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो वी कैन अज्यूम इट एज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब। चलो दिस इज अ टाइप ऑफ थिंग प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस टाइप का अज्यूम कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। हमने ऐसा कुछ अज्यूम किया, ठीक है, हमें कंडीशन दी है कि ये फंक्शन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आनी है। ये तभी पॉसिबल है। आप देखो डी और ई जब तक जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ना डी और ई जब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो एक्स को डिवाइड करते हो डी बाय एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है, और एक्स टेंड टू जीरो में जो डी बाय एक्स स्क्वायर वाला पार्ट और ई बाय एक्स वाला पार्ट है वो हमारा टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आप देखो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते रहो, अगर आप इसको ध्यान देखो तो डी और ई को जीरो होगा तभी जाके वो एलिमिनेट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। सी को पर्टिकुलरली 5 होना पड़ेगा, ये बात भी क्लियर है। तो इतना हमें क्लियर हो गया। ए भी कुछ भी हो सकते हैं, बट सीधी सी बात है, लिमिट को अगर मुझे सेटिस्फाई करवाना है तो मुझे डी और ई को पर्टिकुलरली जीरो करना। आई डू रिपीट, डी और ई को, क्योंकि देखो जैसे आप जीरो पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को कंसीडर करोगे आप तो आपके पास बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये बचेगा। तो एक्स को डिवाइड करने के बाद सी इकलौता बचेगा, इस वाले पार्ट को जीरो करना पड़ेगा डी को, क्योंकि एक्स को तो जीरो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो डी और ई को जीरो करना पड़ेगा ताकि थ्री सेटिस्फाई रहे। सी की वैल्यू 5 आएगी, डी की वैल्यू हमें पता चल गया जीरो आ रही है। तो अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा लाकि पूरे का फंक्शन, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि भाई सी की वैल्यू 5 आ रही है और डी की वैल्यू। इसका डिफरेंशिएशन लेने से ऐसा आएगा, इसमें एक्स कॉमन लूंगा, अंदर एक क्वाड्रेटिक बच जाएगी। इसको जैसे ही अब मुझे पता है कि चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, इसको जीरो पुट करूंगा। इसको जीरो पुट करने से मुझे एक्स की, ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है इसको जीरो करना है, लेकिन किस वैल्यू, मुझे जीरो आएगा। यही बोला ना 4 और 5 आर द एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसमें एक बार मैं 4 पुट करूंगा, 4 मतलब ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगी, और 5 पुट करूंगा, ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन को भी जीरो करूंगा, दूसरी इक्वेशन को भी जीरो करूंगा, कि दोनों की वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो दे रहा है। ए बी के टर्म्स में दो इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व करके मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी एलिमिनेशन मेथड से, दैट इज 1/8 एंड बी इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है इतना? ऑब्वियसली बात, जैसे ए और बी मिल गया, मुझे पूरा क्वाड्रेटिक, सॉरी पूरी जो बाई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जब वहां ऑलरेडी सी पता है मुझे, डी जीरो हो चुके हैं, कट जाएगा, सी की वैल्यू 5 आ चुकी है, ए की वैल्यू 1/8 आ चुकी है, इसकी वैल्यू -3/2 आ चुकी है, सब कुछ अवेलेबल है। एफ ऑफ 2 निकालने के लिए एक्स वैल्यू 2 पुट करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। माई मोटिव इज टू नॉट डू अ कैलकुलेशन दैट यू विल बी ऑब्वियसली डूइंग बाय योर हैंड, बट मेरा जो मोटिव है दैट इज टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट एंड मोर कॉन्सेप्चुअल थिंग, ठीक है, क्लियर है। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट particular question for today, that y is equal to y of x with the solution of the differential equation। differential equation आपके सामने है, देख के पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, जो इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको वो भी करेंगे, मोल्ड भी करेंगे टू एक्सप्लेन यू बेटर वे। y of 0 की वैल्यू 1 है इसके लिए, जहां से हम जो c वगैरह कांस्टेंट है वो निकाल के पर्टिकुलरली हम फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम एक हमारी इक्वेशन को या कर्व को निकाल पाएंगे। जो कर्व आएगा उस कर्व को यहां पुट करना है, मतलब y की वैल्यू को पुट करना है, उसको फिर इंटीग्रेट करना -3/3। मतलब पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसकी हेल्प से आपको नॉर्मल y की वैल्यू निकालनी है, यानी फंक्शन निकालना है, कर्व निकालना है, विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन गिवन, यानी कि c की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको इंटीग्रेट करके आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी अ वेरिएबल, जहां के c का कांस्टेंट की वैल्यू होने से डिफरेंट कर्व्स पॉसिबल है, डिफरेंट फंक्शन पॉसिबल होंगे, बट वो c हमने पर्टिकुलरली उस c के लिए चूज करना है जहां y ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी एंड वी विल गॉट डेफिनेट फिक्स फंक्शन। उस फंक्शन को मैं यहां पुट करने वाला हूं, और इस फंक्शन को यहां पुट करते वक्त मैं यहां से फिर इंटीग्रेशन करके फिर फर्दर निकालूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट आप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा फास्ट लग रहा है प्लीज डू दी 0.9, 0.8, 0.7 एज पर योर ओन कंडीशन, आप समझ पाओगे इसको, थोड़ा स्लो कर लो इस पार्ट को। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन नाउ। चल ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा अच्छे वे में प्रेजेंट किया।
किसमें लीनियर डिफरेंशियल के इक्वेशन के मेरे नॉर्मल फॉर्म में। मुझे पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है, dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। ऑब्वियसली p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x। यहां भी अगर आप देखो dy by dx, दिस माइनस के साथ जो ये पर्टिकुलर है, दिस माई p एंड दिस पर्टिकुलर होल विच यू कैन सी एज सच is basically your यहाँ x होगा x square and not the x square, तो this as such you can see is your particular q function which is in terms of x। ऐसा करने के बाद मुझे पता है इंडिपेंडेंट फैक्टर निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू e की पावर p dx। ओके, इसको निकालने के लिए मुझे p चाहिए, p मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज माइनस ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, जिसको मैं निकाल लूंगा। ऐसा करने के बाद एक बार आपको लिख देता हूं, आई एफ इंटू क्या y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी आई एफ आया है उसको आप q से मल्टीप्लाई करोगे। ऑब्वियसली q इज अ फंक्शन ऑफ x, आई एफ भी फंक्शन ऑफ x करके आया होगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद प्लस c भी ऐड कर सकते हो, आपको आपकी y के फंक्शन निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, p मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, q ऑलरेडी निकाल चुका हूं, p की हेल्प से मैं आई एफ निकालूंगा, इट्स नॉट 1f इट्स आई एफ, जो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। और ये होगा y इंटू नॉट y माइनस, तो y इंटू मैंने किया आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, ये भी इंटू है भाई, माइनस नहीं है, इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी बचेगा। अब जो मुझे कंडीशन दी गई थी उसकी हेल्प से मैं फाइनली सी की वैल्यू निकाल के मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स प्लस 1। अब जो मुझे y मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ऑब्वियसली इसको जैसे ही मैं अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अच्छी बात क्या है कि माइनस 3 टू 3 यानी कि माइनस ए टू बी वाले कंडीशन है, इसमें मैं ऑड इवन से भी काम चला सकता हूं। ये फंक्शन इवन है, इवन इंटू ऑड विल बी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन केस में अगर माइनस ए टू है तो आंसर 0 होता है, ऑल करेक्ट। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में इस मैं क्या लिखता हूं, अगर माइनस ए टू ए हो अगर आपका, डेट विल बी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मुला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स dx। तो ऑब्वियसली इसको मैं 0 टू 3 इंटीग्रेट करूंगा, उसके हिसाब से इवेंट पुट करूंगा, सिंपल है। इसको पुट करने के बाद आपको 18 मिल जाएगा, ये ऑड फंक्शन है 0 आ जाएगा, और ये भी फिर अगर आपके पास एक टाइप का इवन फंक्शन है, एक्स की पावर 0 टाइप का बोल सकते हो आप, जहां पर वैल्यू पुट करने से कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं ऑर्डर इवन चेक करने के लिए, एफ ऑफ एक्स में माइनस पुट कर देते हैं। अगर इसको अगर आप एज अ होल एक्स की पावर 0 एज्यूम करो या फिर कुछ भी देखो, उसमें अगर आप माइनस पुट करते हो तो फंक्शन में चेंज नहीं आता, फंक्शन 1 का 1 बना रहता है, ठीक है। तो वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन केस में आप 0 टू 3 को ट्वाइस अप कर सकते हो, 0 3 का जो आएगा वो 3 इंटू 2 करके आएगा, क्योंकि x की जगह आप 3 पुट करोगे, 3 माइनस 0 डाटा आइकन से, तो यहाँ 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 24 आ जाएगा, 24 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने अपनी कन्वेंशन में बोला है, दैट्स आई डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर कॉन्सेप्ट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट इट कैन बी फास्ट, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, जिसके लिए आप इसको वीडियो को स्लो कर सकते हो। पॉइंट इज आई बिलीव जिसमें पढ़ा रहा हूं दैट यू गाइस कैन गो थ्रू टू गेट अ अपने डिपेंड में, कईयों को ये भी सही लग रहा है, इट कैन बी रिवीजन टाइप ऑफ थिंग फ्रॉम दैट एट दिस स्पीड, इट कैन गो, किसी को थोड़ा कम लग रहा हो तेज भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग ऑफ वरी, ठीक है। बट आई बिलीव नहीं लग रहा हो, चलो लग रहा हो तो कर लेना, बहुत कहीं तेज, मतलब मैं तेज और ये स्लो की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, बट आई बिलीव कि अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज स्पीड इट अप, इसको स्लो लग रहा है, इसको तेज लग रहा है, प्लीज स्लो इट डाउन, एंड इट भाई यूट्यूब ने पूरी आपको अभी तो अवेबिलिटी दे रखी है, 0.75 0.76 0.77 0.8 0.81 0.82, कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो माइनर हैंडलिंग के हिसाब से, और इस वीडियो को देखो, समझो अच्छी तरह से, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट आई हैव डिलीवर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो सफिशिएंट है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, आई बिलीव। और यू गाइस कैन कमेंट फॉर एनी अदर इंप्रूवमेंट, एनी सजेशन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। टाइम लग रहा है आई बिलीव, बट हम टाइम उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन पे नहीं, हम कॉन्सेप्ट लर्निंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं, टाइम यूटिलाइज। If the locus of the curve such that this real part of this plus real part of this is equal to a circle of radius r and center AB, then this is equal to this. क्वेश्चन बड़ा सा ना, मेरे को मस्त लग रहा है, देखो ध्यान से देखो, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, इसको अगर मैं देखूं z माइनस 1 ओवर 2 z माइनस आयोटा, इस पूरे का कंजुगेट अगर मैं लेता हूं तो क्या आता है भाई, z माइनस, अब 1 का कंजुगेट, तो देखो कंजुगेट क्या होता है, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई में भी क्या है, सेपरेट सेपरेट लग जाता है, डिवाइड में भी ऊपर डिनोमिनेटर पे अलग, डिनोमिनेटर पे अलग, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे, तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, तो माइनस 1 कंजुगेट लिख भी देता हूं मैं, 2z कंजुगेट माइनस आयोटा कंजुगेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, z कंजुगेट माइनस 1 अपॉन 2z कंजुगेट प्लस, यहां प्लस था ना, यहां प्लस था, तो मुझे यहां प्लस लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, मैं इसका कंजुगेट की बात कर रहा हूं, तो यहां माइनस आयोटा मिल जाएगा, समझ रहे हो, मैं इससे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है कुल मिलाकर, रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा, और इधर इसी का जो अंदर अवेलेबल है द सेम वैल्यू z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा का होल का कंजुगेट है। तो जो भी वैल्यू यहां गई है, इस पूरे को एज अ होल अगर मैं कुछ अलग से एक वेरिएबल का नाम देता हूं w,
तो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू और रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू कॉन्जुगेट मैटर नहीं करता, दोनों की वैल्यू सेम आती है। रियल पार्ट की बात कर रहा हूं तो आई कैन मेक देम आइदर सेम, यानी कि रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू कह सकता हूं। वही चीज है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। मैंने जब इस पर्टिकुलर को चेक किया, जो यहां एक्सप्रेशन लिखा है वो इसका होल का कंजुगेट है। चेक कर सकते हैं आप होल के डिवाइड करके, क्योंकि आयोटा कंजुगेट प्लस आयोटा का माइनस आयोटा होता है। कंजुगेट करते कुछ नहीं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहे होते हैं। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स प्लस आयोटा वाई कंजुगेट कैसे निकालोगे, एक्स माइनस आयोटा वाई। हाउ यू आर रिप्लेसिंग आयोटा विद माइनस आयोटा। कूल कूल, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ एक्स जेड माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस। अब ऑब्वियसली जब रियल पार्ट जेड और जेड कंजुगेट के हैं तो किसी भी एक को लेके आप टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस कर सकते हो। यहां से आपको मिलेगा रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू वन। ऑब्वियसली अब जब आपको रियल पार्ट ऑफ दिस मिल रहा है तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा पुट कर दो, जो एक्सप्रेशन अंदर पूरा सॉल्व आएगा उसका रियल पार्ट उठाना, उसको वन के इक्वेट करना। जब हमने अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट किया, तिरड़मबाजी करी, तिरड़मबाजी के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रैशनलाइज, यू कैन डू व्हाटएवर, बट हमने यहां रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल किया। रैशनलाइजेशन इस्तेमाल करने के बाद हमें जो खाली रियल पार्ट मिलता है वो ये मिलता है। ऑब्वियसली आयोटा वाला पार्ट, सॉरी मतलब पूरा मिला मान के चलो, इस पूरे को सॉल्व किया हमने प्लस माइनस करके, हमें ये एक्सप्रेशन मिला। आयोटा वाले पार्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज़ दैट्स अ इमेजिनरी पार्ट, हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, हमें रियल पार्ट को ही इक्वेट करना था वन से। ऐसा करने के बाद ऑब्वियसली मुझे सर्कल इक्वेशन मिली। अब अगर क्वेश्चन पे भी मैं वापस आऊं तो आई कैन सी दैट वन थिंग वेरी वेरी श्योर कि भाई द सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी लाइक इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वो सर्कल ऑफ रेडियस आर मिलेगा, सेंटर ए को बाय बी मिलेगा। आप जब सेंटर और रेडियस दोनों निकाल लोगे तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसमें ए बी और आर पुट करोगे 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये आ गया, तो अब ए भी निकालना इज नॉट अ सिंपल थिंग। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में माइनस जी माइनस एफ इज सेंटर एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज योर अंडर रूट ऑफ दैट इज योर रेडियस। तो वही मैंने फॉर्मुला यूज किया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर जी एफ और सी की वैल्यू निकाल के, तो मैंने सेंटर को चेक किया, मैंने रेडियस को चेक किया। जैसे ही मेरे को ए भी सेंटर दिया था तो सेंटर जो भी मेरे पास आएंगे उनको मैं पुट करूंगा एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन ये था सेंटर माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय फोर। ऑब्वियसली बस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, द एक्सप्रेशन गोज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स plus 2fy plus c equal to 0. Your minus g comma minus f is your center and g square plus f square plus, sorry not plus, minus c is your under root of that is your radius. यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे आप देख भी सकते हो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जब आप कंपेयर करते हो तो g की वैल्यू आपकी आ रही है 1/2। ऑब्वियसली द माइनस ऑफ दैट 1/2 इज माइनस 1/2, माइनस ऑफ 1/2 इज माइनस 1/2, दैट इज योर सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। वैसे y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेना f की हेल्प से, और c भी आपका निकल जाएगा। c की वैल्यू 1/2 है, c स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करने के बाद कंट्रोल लेने के बाद आपको रेडियस मिल जाएगा। जैसे आपको ए बी सी और आर मिल गया, आप पुट करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 18 आंसर मिल जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ओके कूल, क्वेश्चन को समझ आया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। Again, the nth term of the AP if xn is equal to a1 plus a2 plus a3 up to an is equal to 700, a6 is equal to this। चलो सम a से a का सम जो किया है वो 700 आ रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं n by 2 plus 2a considering the first term as a, total number of terms is n and difference is this is equal to 700। a6 का मतलब a plus 5d is equal to 7 और s7 का मतलब है n by 2, चलो n की वैल्यू जब 7 ही दी 2a, अभी तक यही मानते आ रहे हैं, 6d is equal to 7। तो कुछ नहीं करूंगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, a plus 0 आ रहा है, वन आया ना। हाँ, तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 1। a प्लस 3d की वैल्यू 1 आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा a प्लस 5d की वैल्यू आ रही है, यहां से मतलब कि आप कुल मिला के मैं कहूंगा a और d निकाल सकते हो। चलो ठीक है, लेट्स कम टू सॉल्यूशन डायरेक्टली। आप में बेसिकली समझ आ रहा है a और d निकाल लिया, आपको निकालना क्या है, देन an इज इक्वल टू, भाई an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। अब जैसे ही a आ गया d आ गया, इस एक्सप्रेशन से क्या आप n निकाल सकते हो, क्या आप n निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक बने क्या कुछ भी बने, ठीक है। ए डी पुट करोगे n के टर्म से क्वाड्रेटिक बनेगी या कुछ भी बनेगा, उससे हेल्प से आप n निकाल लोगे। जैसे ही n है, आपके n है, a है, d है, आप a n को बता के पुट कर दोगे। सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह से ओरिएंटेड है, जैसे मैंने बताया था a n को a प्लस n माइनस 1d लिखा, n 700 है, फॉर्मूले लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, a6 a7 ये दिए हुए। एक बार तो त्रिकोणबाजी बस एक क्या बोलते फॉर्मेलिटीज करी है, आगे फॉर्मूले लगाना स्टार्ट किया, एसएन का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन मिली, पहली इक्वेशन मिली, ठीक है। आपने फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ ए6 का फॉर्मूला है, सेकंड इक्वेशन मिली, ठीक है। इनसे मैंने ए और डी निकालने की कोशिश करी, ए और डी निकालने के बाद मैंने उसको पुट किया एसएन के फॉर्मूले में 700 वाले में, जहां से मुझे एन के टर्म में एक्सप्रेशन मिला कुछ एक क्वाड्रेटिक वाला। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे एन की वैल्यू मिलती है भाई कुछ ऐसी, और जिसका आंसर आता है 25, ठीक है। एक नेगेटिव में आता है विच इज नॉट पॉसिबल, सिंस पॉजिटिव इंटीजर वी डिस्कार्ड द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ दिया भी था शायद, चेक कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें वैसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये बारीकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ जीपी एसएन इज इक्वल टू दिस, हाँ, क्योंकि अगर एन नेगेटिव लेंगे तो सम नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए है ना।
इसलिए मैं इसकी बात कर रहा था। तो सम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एन को भी नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब पॉसिबल का ऐसा दिया ही नहीं गया है। और जिस टाइम एन को 25 पुट किया तो हमारे पास एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो वाई नॉट टू पुट इन द फॉर्मूला ऑफ ए एन विच इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, पुट इट, गेट इट, दैट इज 64 एंड द ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अ बैग कंटेन 19 बायस कॉइन एंड 1 कॉइन विद द हेड ऑन बोथ साइड, मतलब एक बायस कॉइन है जिसके अंदर दोनों तरफ हेड है, सिक्का उछालोगे, हेड में टेल में आना हेड है, इसको बोलते हैं बायस। बायस मतलब किसी की तरफ ओरिएंटेड, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि क्लास में 5-6 स्टूडेंट है, अगर मुझे कोई स्टूडेंट पसंद है तो हमेशा बाइशिंग करता हूँ मैं उसके फेवरेट के लिए, मैं हमेशा कंडीशन सेट करता हूँ। अगर टेस्ट नहीं लेना क्लास में तो टेस्ट नहीं लेता, अगर वो पढ़ के नहीं आया तो मतलब दैट्स अ बाइसिंग, मतलब एक किसी एक को फेवर करना। ठीक है, 19 अनबायस्ड कॉइन है, यानी कि वो नॉर्मल कॉइन है जिसकी प्रोबेबिलिटी टेल आने की हेड आने की दोनों की 1/2 होती है, मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, डिपेंड कर रहा है 10 बार लगातार टेल आ गया, दैट्स अ किस्मत वाली बात, बट यस ऑब्वियसली इट्स अ अनबायस्ड कॉइन व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड एंड टेल इज इक्वल टू 1/2। और पहली बात अगर मैं देखूं कि जो बायस कॉइन है उसमें दोनों तरफ हेड है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडिंग इज 0। ये दो तीन बात क्लियर आपको। वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टॉस्ड एंड हेड टर्न्स अप, तो प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन इज अनबायस्ड दिया गया है कि आ तो हेड रहा है, तो कंडीशन पे मतलब पी ऑफ हेड तो आ रहा है, ये इसको तो मुझे सेटिस्फाई करवाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड की बात करेंगे, इसके दोनों कंडीशन इन्वॉल्व होगी। एंड प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड, अब कि जो कॉइन ड्रॉ किया था अनबायस्ड इज मतलब हेड आ गया, अब लेकिन वो जो कॉइन रुक जाओ टॉस एंड हेड टर्न्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी जो हमने ड्रॉ कॉइन किया था वो अनबायस्ड है, और फिर हेड आता है इज एम बाय एन। ठीक है, इज एम बाय एन जीसीडी एम बाय इक्वल दिस, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन क्या है, उसकी भी एक्सटेंशन जो होता है बेस थ्योरम क्वेश्चन निकालो। कैसे बेस थ्योरम क्वेश्चन, मेरे को यहाँ पर देखना है बेस थ्योरम में क्या करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कंडीशन मुझे क्या निकालनी है कि मेरा जो कॉइन है वो अनबायस्ड हो, यानी कि सपोज मैं बोलता हूं मैंने बोला है कि वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम एंड द इट्स हेड टर्न्स अप, मतलब हेड आ रहा है, हेड आ रहा है। अब हेड जो है वो दो कंडीशन से आ सकता है। मान लो मैंने एक बार के लिए ए लिखा, ए ऐसी कंडीशन है जिस इवेंट को मैं बोल रहा हूं कि मेरा हेड कब आया, जब मैंने अनबायस्ड कॉइन को चूज किया, और बी एक ऐसा इवेंट है जब मेरा बायस्ड कॉइन को चूज करके हेड आता है। ऑब्वियसली बी वाले कंडीशन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, बट बी वैसा इवेंट है, समझ रहे हो। अब हेड देखो, कोई भी एक सिक्का चूज करता हूं, सिक्के चूज करने की एक बायस कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बायस कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/20, तो टोटल कॉइन 20 है, उसमें से एक बायस्ड है, तो बायस कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/20 है। अब बायस कॉइन चूज करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैं सिर्फ पी ऑफ एच निकालता हूं। सिर्फ पहला इवेंट और दूसरे इवेंट को मैंने कंसीडर करके पी ऑफ हेड निकाला है कि हमने यही कंडीशन ली है कि मेरा बायस कॉइन है, बट बायस कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/20 की, टोटल कॉइन 1 है भाई और 20 टोटल कॉइन है। ठीक है, बट मैं बोलूँ कि भाई नहीं, मेरे तो यार अनबायस्ड कॉइन आ गया, तो अनबायस्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा भाई 19 कॉइन है, बट इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑब्वियसली आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दैट इज द कंडीशन फॉर द पी ऑफ एच। यहां से पी ऑफ एच निकालोगे। पी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, पी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, तो पी ऑफ ए इज नथिंग बट दी P of A is nothing but the condition when the coin turns up head, but from the event A. Event A means the biased पूछा था unbiased, चेक कर लेते हैं। The coin is drawn and the probability that the unbiased, मतलब मैंने सिर्फ ये वाले की बात करी unbiased में, तो P of A का मतलब कि 19/20 की unbiased हो, फिर head आ रहा है 1/2, तो ऊपर तो रहेगा ये वाला, नीचे ये रहेगा ये whole of head आने की probability, ऊपर रहेगी कंडीशन हेड आया बट किस केस से, अनबायस्ड वाले केस से। इन दोनों सॉल्व करके आप m by n के इक्वेट कर। तो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ नाउ सॉल्यूशन। मैंने आपको कहानी समझा दी है, लिख के भी दिखा दिया है, तो यहां पर यही चीज हो रही है। मैं अब सीधा स्किप करूंगा, मेन पार्ट पे आऊंगा। ये ऑब्वियसली ए इवेंट, यहां पर भी ए इवेंट वही माना गया है, चूजिंग अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो थोड़ा सा ना, आपके मेन काम पे आऊंगा। दिस इज 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन द कॉइन इज अनबायस्ड, 19/20 इज चूजिंग अनबायस्ड कॉइन। नीचे टोटल है वो है आपका हेड, इसके लिए आपको दिखाता हूं रिटन सॉल्यूशन में भी कैसे लिखा हमने। 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ हेड व्हेन द अनबायस्ड कॉइन इज choose, but choosing unbiased coin is 19/20. Again, this is choosing a biased coin 1/20, but coming a head is 1. तो ये तो टोटल पी ऑफ एच हो गया, जो हमने नीचे यूज किया, इसकी वैल्यू भी 21/40 आ रही थी। ऊपर हमने वो चूज किया है कि इवेंट ए से ही आ रहा है, इवेंट ए यानी कि अनबायस्ड कॉइन चूज कर रहे हैं, उसके बाद हेड आ रहा है, उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी 19/40 होती है। ठीक है, तो 40 काट के 19/21 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कॉइन आया है अनबायस्ड कॉइन से और हेड है वो वाली बात। तो ठीक है, 19/21 वाली बात होगी, मतलब ये कंडीशन है। एक होता है कि मैं सिर्फ यही बोलूँ आपको, कंडीशन अलग है, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ अनबायस्ड कॉइन इज चूज, समझ रहे हो आप इसको। तो वो ऊपर लिखा है भाई
कि 1/9 कॉइस चूज करने की प्रोबेबिलिटी 9/20 और उसके बाद हटाने की 1/2 तो उसकी वैल्यू आ भी रही है 19/40। बट मैंने पहले बोल दिया भाई अब तो कंडीशन फिक्स है, मतलब कुछ केसेस यहाँ कम हो जाते हैं भाई, अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि भाई हेड आ, अब टेल को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोबेबिलिटी घट रही है बढ़ रही है, डिपेंड करेगा केसेस पे या इवेंट्स पे, कैसे कैसे इवेंट्स कैसे कैसे केसेस दिए गए किस बात पर डिस्कस हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा बोलते हैं कि पहले इस चीज को हम मान के चल रहे हैं कि हेड तो आ चुका है, अब बोलो जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं कि आ, रोहन किसी एक वीक के किसी एक डे में आया था, तो भाई हमें पता 7 वीक के होते तो 1/7, बट मैंने ना किसी बंदे को आंसर, हाँ तो अब मैं बोलूंगा भाई वो यार तुक्का ही मारेगा ना, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा सही बोलेगा आंसर को, कि भाई सात सात डेज होते हैं वीक में, वो संडे बोल सकता है मंडे बोल सकता है। बट मैंने ना उसको भाई क्या किया, एक दूसरा बंदा आया उसने उसको पहले बता दिया भाई देखिए तो मुझे 101% कंफर्म है कि ना वो फ्राइडे को नहीं आया, सैटरडे को नहीं आया, संडे को नहीं आया, तो उसके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब उसके आंसर बताने की सही बताने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है। समझ रहे हो ना, तो यही चीज है, मतलब कुछ कंडीशन पहले लगा देते हैं कि अब ये तो चीज फिक्स हो चुकी है, ये चीज तो, या फिर चलो एग्जामिनर ने बोल दिया, चलो मैं आपके ना क्वेश्चन आसान कर देता हूँ, वो ना किसी भी वीकडे पे नहीं आया, सॉरी वीकेंड पे नहीं आया, सैटरडे संडे को नहीं आया, तो बस 5 ऑप्शन बचेंगे उसके पास मंडे टू फ्राइडे वाले, तो उस तरीके से कर सकते हैं ना, जो भी कंडीशन देगा, तो कंडीशन देने के बाद चीजें घटती बढ़ती हैं, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इवेंट्स के केसेस में कह लो या नंबर ऑफ टाइम्स कह लो, उसमें चेंज आते हैं, उसके चीज चेंज होती है, बट दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हाँ दैट्स नॉट अबाउट कि m बाय n नहीं निकाला आपने, बट ये बोला गया है कि m और n का जीसीडी 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो दो नंबर है 19 और 21 का जीसीडी 1 है, जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 21 में दिख रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 19 21 है, यानी कि ये तय हो जाएगी कि n की वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर मिलता है 80। दैट्स योर आंसर, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट पार्ट, इट इज पार्ट 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10, and stay tuned till then, keep learning, keep watching.